इस वीडियो में हम लोग अब पढ़ेंगे हीट इंजन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो चुके हैं। पहले लिया था रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, अडायाबैटिक, साइक्लिक प्रोसेस और फिर बाद में लिया था फ्री एक्सपांशन। तो जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमको थे वो हम लोगों ने ले लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं हीट इंजन के बारे में। हीट इंजन शॉर्ट में बोलो तो हमारा 2 व्हीलर का या 4 व्हीलर का जो इंजन है वो है हीट इंजन। ठीक है, हम जो 2 व्हीलर यूज करते हैं या 4 व्हीलर, उसमें अगर पेट्रोल डाल रहे होंगे तो इट इज कॉल्ड पेट्रोल इंजन। कुछ 4 व्हीलर ऐसे भी आते हैं या ट्रक है जिसमें डीजल यूज होता। ठीक है, 4 व्हीलर में दो वेरिएंट आते हैं, एक पेट्रोल इंजन वाला आता है जिसमें आप पेट्रोल डालते हैं, एक डीजल इंजन वाला आता है जिसमें आप डीजल डालते हैं एज अ फ्यूल। तो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन दोनों भी हमारे हीट इंजन, एंड स्टीम इंजन इज ऑल्सो अ हीट इंजन। ठीक है, हीट उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग पेट्रोल और डीजल इंजन के बारे में पढ़ेंगे। हीट इंजन का एक शॉर्ट में एक दो लाइन बता दूंगा, दोनों में क्या फर्क है वो देखेंगे बाद में। तो हीट इंजन का बेसिक लाइनिंग समझ रहे हैं हम लोग उसका डिटेल में वर्किंग नहीं देखने वाले। हम लोगों को कोई इंजन नहीं बनाना है, हीट इंजन कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, वो आप लोग जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे तब आपको डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग अभी जस्ट उसका बेसिक आउटलाइन स्टडी करने वाले हैं कि एक्चुअल में वहां प्रोसेस क्या हो रही है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं हीट इंजन। So what is a heat engine? Heat engine is a device. ये है समझो हमारा heat engine. ठीक है, it is a device that converts heat into mechanical work, या हम बोलेंगे work done, या बोल सकते मैकेनिकल एनर्जी। तो हमारा इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो हीट को कन्वर्ट करेगा, यानी गर्मी है, हीट है। अपन चैप्टर के हेडिंग में बोला था थर्मोडायनामिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर कन्वर्शन। तो हीट इंजन, हमारा जो इंजन है 2 व्हीलर का बोलो या 4 व्हीलर का, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो, वो क्या करते हैं, हीट को कन्वर्ट करेंगे टाइम में वर्क डन, या मैकेनिकल वर्क बोल सकते हैं, या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो हीट इंजन, किसी ने पूछा, इज अ डिवाइस, बट एक वर्ड डालना, पूरा का पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, सम एनर्जी इज लॉस्ट, तो वो यहां बनाना है, सम एनर्जी इज लॉस्ट टू द सिंक। सिंक यानी एनवायरमेंट। ठीक है, सिंक यानी एनवायरमेंट। बता दो, सिंक बोलो या एनवायरमेंट बोलो, तो सिंक में थोड़ी एनर्जी चली जाएगी, या एग्जॉस्ट भी बोल सकते हैं। एग्जॉस्ट भी बोल सकते हैं, समझा था। देखो, हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, आप लोगों को पता होगा पेट्रोल उसमें एज अ फ्यूल यूज हो रहा, तो फ्यूल जलेगा, बर्न होगा, क्या जनरेट होगी, हीट। वो हीट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होती, हमारी गाड़ी चलेंगी उससे, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हुआ, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, पर पूरी की पूरी हीट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई, थोड़ी बहुत हीट कहां चले जाएंगी, सिंक में। सिंक में बोलो, एग्जॉस्ट में बोलो, या हम बोल सकते कहां चली गई, सराउंडिंग। कहां चली गई, सराउंडिंग। आप लोग देखो, आप आधा पौन घंटा गाड़ी चलो, हमारे 2 व्हीलर के एग्जांपल रखेंगे, बाइक का एग्जांपल, उसका इंजन सामने रहता, अगर आप उसको टच करेंगे आधे घंटे के बाद या 1 घंटे चलाने के बाद तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता। और ठीक है, चलो इंजन का आपको पता नहीं गर्म हो रहा कि नहीं हो रहा। साइलेंसर को आप आधा पौन घंटा गाड़ी चलाने के बाद टच भी नहीं कर सकते, इतना ज्यादा गर्म हो जाता। ठीक है, यानी अगर आपने गलती से उसको टच कर लिया साइलेंसर को, तो फिर समझो आपकी स्किन उसको चिपक गई। तो जितना ज्यादा देर आप गाड़ी चलाते उतना ज्यादा वो इंजन गर्म हो जाता। इसीलिए मैंने पहले भी बताया कि 4 व्हीलर में इंजन ज्यादा गर्म होता तो उसके आगे फैन लगाया हुआ रहता और उसमें रेडिएटर में पानी भी डालते ताकि इंजन ठंडा रहे। ये एग्जांपल पहले केटीजी और रेडिएशन में बताया। ठीक है, तो हीट इंजन, ये हमारा हीट इंजन है समझो। इट इज अ डिवाइस, ये वो डिवाइस है जो हीट को कन्वर्ट करेगा वर्क में, पार्शियली, पूरी तरह नहीं, पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होंगी। अगर ऐसा हो गया कि जितना फ्यूल डाल रहा है वो हीट जनरेट कर रहा, पूरा मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो गया, तो मान लो अभी हमारी गाड़ी एवरेज दे रही 1 लीटर में कितना, सपोज 50 किलोमीटर का एवरेज दे रही, 1 लीटर पेट्रोल डालो तो 50 किलोमीटर चलेगा। अगर ये हटा दो तो ये बन जाएगा हमारा आइडियल इंजन,
यानी जितना फ्यूल डाल रहे हैं, जितनी हीट जनरेट हो रही है, पूरा का पूरा मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रहा। साइलेंसर गर्म ही नहीं होगा, ना इंजन गर्म होगा, हीट थोड़ी सी भी वेस्ट नहीं होगी, उस इंजन को हम बोलेंगे आइडियल इंजन, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा पॉसिबल हो गया तो 1 लीटर में फिर हमारी गाड़ी चलेगी समझो 200 किलोमीटर, बहुत ज्यादा एवरेज बढ़ जाएगा, बट इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो याद रखो, पेट्रोल बर्न होके मान लो 100 जूल एनर्जी दे रहा, कितनी एनर्जी दे रहा, 100 जूल एनर्जी, तो उसमें से 60 जूल एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होंगी, समझो 40 जूल एनर्जी वेस्ट हो गई, सिंक में चली गई। सिंक मतलब एनवायरनमेंट में चली गई। फिर से सुनना, पेट्रोल जला, स्पार्क प्लग पता है आप लोगों को, स्पार्क प्लग रहता हमारे 4 व्हीलर में भी है, 2 व्हीलर में भी है, 2 व्हीलर में सबको पता है स्पार्क प्लग रहता है। स्पार्क प्लग स्पार्क प्रोड्यूस करता, हमारा फ्यूल जलेगा, ठीक है, वो थोड़ा डिटेल में देखेंगे बाद में। और क्या जनरेट करेगा, हीट। पेट्रोल या डीजल बर्न होके क्या जनरेट कर रहा, हीट। उस हीट को जो हीट इंजन है वो काय में कन्वर्ट कर रहा, मैकेनिकल वर्क, यानी हमारी गाड़ी आगे चल रही, ठीक है। बट पूरा का पूरा हीट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रहा, या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा। थोड़ी एनर्जी कहां जा रही, सिंक में जा रही, या सराउंडिंग में जा रही, या एग्जॉस्ट में जा रही। एग्जॉस्ट भी बोल सकते हैं, साइलेंसर को एग्जॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे, मैं फिर से बता रहा, आधा 1 घंटा अगर आप गाड़ी चला लो तो 1 घंटा 2 व्हीलर चलाओ बाइक, और उसका इंजन टच मत करना, आप थोड़ा सा पानी के छींटे डाल के देखो, देखो गर्म रहता हो, ठीक है। साइलेंसर पता है अपने को बहुत ज्यादा गर्म होता, तो ये हीट पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं हुई, थोड़ी हीट वेस्ट हो गई, कहां चली गई, सिंक में चली गई, सराउंडिंग में चली गई। अब किसी ने पूछा, जस्ट बात में आएंगे हमको, इफिशियंसी कितनी है हमारे इंजन की, इफिशियंसी कितना इफिशियंट है वो। तो देखो, मैं कितनी दे रहा, 100 एनर्जी, वो उसको सिर्फ, मेरा इंजन का मेन काम क्या है, मेरी बाइक का मेन काम क्या है, एटमॉस्फेयर को गर्म करने के लिए मैंने बाइक बनाई है क्या, नहीं। मैंने जो बाइक बनाई है समझो वो किस लिए बनाई होगी, कि भाई मैं ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकूं, यानी मेरी इस इंजन का मेन काम है वर्क करना, मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी देना, ठीक है। तो कितनी एनर्जी कन्वर्ट हुई, 60, तो ये करेंगे 60 अपॉन कितनी सप्लाई हुई, 100, 40 वेस्ट हो गई, इंटू कर दो 100, तो इस इंजन की इफिशियंसी कितनी आ गई, 60%। तो इसका मतलब आप 100 जूल एनर्जी हीट देंगे तो 60 जूल मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी या वर्क डन होगा, 40% एनर्जी वेस्ट। तो अब अगर मैं यहाँ 100 की जगह 200 कर दूं, तो यहाँ 60 की जगह हो जाएगा 120, और यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। तो वापस से वही आएगा 60% करके देखो, 120 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, ये कैंसर, 60%। तो ऐसे निकालते गाड़ी की इफिशियंसी, कि गाड़ी कितनी इफिशियंट है, ठीक है। जैसे एक्टिवा वगैरह है, समझो 30-40 का एवरेज देती 1 लीटर, बाइक ज्यादा एवरेज देती 40 से थोड़ा ज्यादा 45-50 तक एवरेज देती। कुछ बाइक ऐसे जो महंगे आते, हॉर्स पावर ज्यादा है पर एवरेज कम, 1 लीटर में सिर्फ 20-25, जैसे बुलेट है 25-30 का एवरेज देंगे, तो वो होती है हमारी इफिशियंसी। हम इंडियन लोग ज्यादा इफिशियंट गाड़ी चुनना चाहते हैं कि हमको 1 लीटर में ज्यादा माइलेज मिले, तो पावर कम हो जाता है, और पावर ज्यादा देखेंगे तो माइलेज कम मिलेगा। देखो समझ में आ रही है। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो याद रखना, किसी ने पूछा व्हाट इज एन हीट इंजन, तो हम बोलेंगे हीट इंजन इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, ये है हमारा हीट इंजन। हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट हीट पार्शियली, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली इनटू मैकेनिकल एनर्जी, या हम बोलेंगे वर्क, एंड रिमेनिंग हीट is given to exhaust या सिंक बोलेंगे, जैसे हमारा बेसिक सिंक वेस्ट हो गई पानी, वैसे यहाँ पे हीट वेस्ट होगी, पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही, थोड़ी एनर्जी वेस्ट होगी, कहाँ चले जाएगी, सिंक में या एग्जॉस्ट में या सराउंडिंग, तो ये एनर्जी वेस्ट होगी, हमारे किसी काम की नहीं बची, एनवायरनमेंट गर्म होगा उससे, ठीक है। देखो, so what is a heat engine? Heat engine is a device that convert heat into work या मैकेनिकल एनर्जी, एंड सम पार्शियली कंप्लीटली नहीं, कंप्लीटली अगर ये 200 है, ये भी अगर 200 मिल रहा होगा तो इफिशियंसी होगी 100%। ऐसा इंजन आप बना ही नहीं सकते, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि आप कोई ऐसा इंजन बनाए जिसकी इफिशियंसी 100% हो। यानी आपने पेट्रोल डाला, पेट्रोल से गाड़ी चला रहे, न इंजन गर्म हुआ न साइलेंसर गर्म हुआ, यानी ये जीरो हो गया, इट इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली आप ऐसा इंजन बना ही नहीं सकते कि जहां साइलेंसर और इंजन गर्म ही नहीं हो,
डेफिनेटली गर्म होने वाला है। हाँ ठीक है, अभी 60% है, आप थोड़ा अच्छे से कुछ यूज करो या मैकेनिज्म थोड़ा चेंज करके आप ऐसा कर सकते हैं कि 200 में से 150 जूल एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रही है, यानी आप इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं, पर आप इफिशियंसी को कभी 100% नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत एनर्जी सराउंडिंग में वेस्ट होने ही वाली है, फिक्स है। तो हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट हीट इनटू वर्क या मैकेनिकल एनर्जी, पार्शियली कन्वर्ट करेगा, एंड सम एनर्जी इज लॉस्ट टू द एग्जॉस्ट और सराउंडिंग, या आप बोलेंगे सिंक। आप देखेंगे इसमें मेन 3 पार्ट है, वो हम देखेंगे। देख लो एक बार। तो हीट इंजन के एग्जांपल याद रखना। हीट इंजन के एग्जांपल कौन से बताए मैंने? हमारा पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन या फिर स्टीम इंजन, तीनों में हीट जनरेट होती है। स्टीम इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। मैं पेट्रोल या डीजल इंजन का वर्किंग थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, हीट इंजन दोनों और स्टीम इंजन का हमारे को इतना ज्यादा नहीं है, दोनों में सिर्फ फर्क क्या है वो मैं समझा दूंगा। चलो आगे लगे, इसको मिटा रहे। ये देख लेना, ये नोट्स में नहीं है ना, टेक्स्ट बुक में है, पर ये याद रखना क्या हो रहा वहां पे। इफिशियंसी कैसे निकाली वो देखना, वैसे ही निकालेंगे बाद में इफिशियंसी। अब देखो हीट इंजन में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस में हमारी 2 चीजें आएंगी, 3 बोल सकते हैं हम, ए बी सी। ठीक है, जैसे हम अगर पेट्रोल इंजन कंसीडर कर रहे होंगे तो पेट्रोल, डीजल इंजन कंसीडर करेंगे तो डीजल, और स्टीम इंजन कंसीडर कर रहे होंगे तो स्टीम। ठीक है, तो हम अभी स्टीम इंजन के बारे में देख ही नहीं रहे, तो हम थर्ड वाला हटा देते, तो हम ले रहे हैं पेट्रोल और डीजल। तो वर्किंग सब्सटेंस इज द मिक्सचर ऑफ द फ्यूल। फ्यूल कौन सा यूज हो रहा है? पेट्रोल या गैसोलीन यूज होता है पेट्रोल इंजन में, और डीजल यूज होता है डीजल इंजन में, प्लस एयर। इन दोनों का मिक्सचर। एयर बोलेंगे तो उसमें हमारे काम का है ऑक्सीजन। कोई भी कंबशन होने के लिए मेन चीज क्या रहती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना कंबशन पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों का मिक्सचर, तो पेट्रोल के फ्यूम्स या डीजल के फ्यूम्स, तो पेट्रोल ही कंसीडर करो, हम अब बोलते समय पेट्रोल ही बोलेंगे, डीजल वर्ड यूज नहीं करेंगे, दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो हम एक ही चीज यूज करेंगे, पेट्रोल। तो वर्किंग सब्सटेंस में फ्यूल का मिक्सचर है। किसका किसका मिक्सचर है? पेट्रोल का और एयर का। एयर में मेनली क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? ऑक्सीजन, कंबशन में। तो पेट्रोल के फ्यूम्स और ऑक्सीजन, ठीक है, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलेंगे वर्किंग सब्सटेंस, दैट इज वर्किंग सब्सटेंस। डीजल में डीजल एज अ फ्यूल और ऑक्सीजन या एयर बोलो, और थर्ड हमारा था स्टीम इंजन। तो हम स्टीम इंजन के बारे में नहीं देखने वाले ज्यादा, तो पेट्रोल या डीजल याद रखना। तो ये है हमारा वर्किंग सब्सटेंस। तो वर्किंग सब्सटेंस इज द मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड, याद रखना, एयर। तो ये जो वर्किंग सब्सटेंस है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और वो काय में कन्वर्ट करेगा उसको? मैकेनिकल एनर्जी में या वर्क में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा? और कैसे करेंगे वो हम थोड़ा शॉर्ट में देखने वाले हैं, पहले इतना देख लो। तो पहला मेन चीज हमारा है वर्किंग सब्सटेंस, और हमारे चैप्टर के हिसाब से हम इसको बोल सकते हैं इट इज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अरे थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इस सिस्टम को छोड़ के बाकी जो है गाड़ी के आजू बाजू में वो क्या था? सराउंडिंग। तो इट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो ये देखो पहला पार्ट जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वर्किंग सब्सटेंस है। द वर्किंग सब्सटेंस कैन बी अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर्स, याद रखना पेट्रोल के फ्यूम्स और एयर का मिक्सचर। तो वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे यहां से और उसको कन्वर्ट करेंगे मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है इसको हटा देते हैं नीचे, मैकेनिकल, आगे करते हैं, एक मिनट, मैकेनिकल वर्क या फिर मैकेनिकल एनर्जी। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है हॉट
एंड कोल्ड रिजर्वायर, हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर। तो ये है हमारा हॉट रिजर्वायर, जहां वो वर्किंग सब्सटेंस यानी पेट्रोल जो है जिसके वेपर्स है और एयर या ऑक्सीजन बोलेंगे, दोनों का मिक्सचर है फ्यूम का और उसका, वो बर्न होगा। तो क्या जनरेट होगी? हीट। तो कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई करेंगी, वो बर्न हो गया पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल और डीजल कंटिन्यूअसली बर्न होके क्या सप्लाई कर रहा? हीट सप्लाई कर रहा। तो इट इज हॉट रिजर्वायर which is at constant temperature, suppose TH। तो hot reservoir is at constant temperature TH। देखो, तो याद रखना सबसे मेन हमारा है पेट्रोल। पेट्रोल के बिना तो गाड़ी चलने ही नहीं वाली, तो हमने उसमें डाला है पेट्रोल। डीजल इंजन में हमने डाला है डीजल। तो पेट्रोल के फ्यूम्स और वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होंगे। ठीक है, वहां है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग प्रोड्यूस करेगा स्पार्क। ठीक है, तो स्ट्रोक के हिसाब से 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, वो हमारे को डिटेल में नहीं है, पर 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, अलग अलग स्ट्रोक के इंजन आते हैं। तो स्ट्रोक्स में पेट्रोल और डीजल बर्न होते रहता, पिस्टन आगे पीछे कैसे मूव होता उसके हिसाब से वो स्ट्रोक डिसाइड होता। ठीक है, तो पेट्रोल या डीजल बर्न होगा ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके और वो हीट जनरेट करेगा, यानी वो हो गया, जगह हो गई हॉट रिजर्वायर जहां हमको हीट मिल रही। वही हीट क्या में कन्वर्ट होने वाली है? मैकेनिकल एनर्जी या वर्क डन में। सो इट इज अ हॉट रिजर्वायर व्हिच इज एट कांस्टेंट टेंपरेचर TH। और ये जो हमारा सराउंडिंग है, गाड़ी, हमारी गाड़ी छोड़ दो, वो हो गई हमारी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। उसके आजू बाजू में जो भी है दैट इज सराउंडिंग। हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर समझो कांस्टेंट है, इट इज लोअर टेम्परेचर, इट इज एट लोअर टेम्परेचर। तो वो है हमारा कोल्ड रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर। और मान लो उसका टेम्परेचर है TC। ये दोनों याद रखो, TC टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर वो भी कांस्टेंट है, और TH टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे टेम्परेचर है हॉट रिजर्वायर का TC, और ये सिंक या एग्जॉस्ट ये है हमारा कोल्ड रिजर्वायर और उसका टेम्परेचर है TC। उल्टा कर दिया, TC, हाँ सॉरी, हॉट रिजर्वायर TH, ये गलत है। हॉट रिजर्वायर का TH और कोल्ड रिजर्वायर का TC। देखो एक और चीज बताइए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो पहले इतना देखो, तो वर्किंग सब्सटेंस इन दोनों के भी कांटेक्ट में आएगा। वर्किंग सब्सटेंस यहां से हीट लेगा और उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा, और वर्किंग सब्सटेंस ही बाकी की हीट कहां दे देगा? सिंक में या एग्जॉस्ट में। तो वर्किंग सब्सटेंस जो है ये इन दोनों के कांटेक्ट में आएगा, हॉट रिजर्वायर एंड कोल्ड रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर इज एट कांस्टेंट टेंपरेचर TH, गाड़ी चल रही तो इंजन एक पर्टिकुलर फिक्स टेंपरेचर पे रहेगा, और कोल्ड रिजर्वायर यानी हमारा सराउंडिंग, इट इज आल्सो एट कांस्टेंट टेंपरेचर। देखिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, थर्ड वाला आप देखते आगे। तो याद रखना वर्किंग सब्सटेंस यहां पे भी कांटेक्ट में, यहां पे भी कांटेक्ट में। तो वर्किंग सब्सटेंस जो बर्न हो रहा, जो जनरेट कर रहा है हीट, वहां पे एयर भी है, वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे। उनका वर्किंग कैसे वो बता था। दिस इज द हॉट रिजर्वायर एट कांस्टेंट टेंपरेचर TH। इसको हम सोर्स भी बोल सकते हैं, सोर्स विच सप्लाई हीट। ठीक है, सोर्स भी बोल सकते हैं। तो ये वर्किंग सब्सटेंस वहां से हीट लेगा, उसको मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और बची हुई हीट जो है वो कहां जाएंगी? सिंक में या एग्जॉस्ट में या सराउंडिंग में। इसको हम थोड़ा अलग तरीके से डायग्राम बना रहे हैं, और फिर थर्ड वाला मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये डायग्राम वापस से बना रहे हैं पर थोड़ा अलग बना रहे हैं, ये तो समझाने के लिए बता दिया था मैंने आप लोगों को। अब देखो आगे, ये डायग्राम फिर से बनाएंगे, पर थर्ड वाला बता देता पहले। थर्ड हमारा पार्ट है सिलेंडर। अब एक रफ डायग्राम के थ्रू हम स्टडी कर रहे हैं, ध्यान दो। ये है हमारा सपोज सिलेंडर, ठीक है।
यहाँ है हमारा पेट्रोल और एयर का मिक्सचर, ये यहाँ पे फ्यूम्स के फॉर्म में यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ स्पार्क प्रोड्यूस होगा तो ये बर्न होगा, वो हम बाद में देखेंगे। तो सिलेंडर में है हमारा वर्किंग सब्सटेंस, वहां पे प्रोवाइड करेंगे हम लोग एक पिस्टन, सिलेंड्रिकल पिस्टन, विच इज फ्रिक्शनलेस। एक्चुअली में फ्रिक्शनलेस नहीं रहेगा, पर हम कंसीडर करेंगे कि वो सिलेंडर फ्रिक्शनलेस है। ये देखो, ये सिलेंडर हो गया हमारा। एक बार खाली बता रहा, बाद में डिस्क के जैसे बनाएंगे। तो सिलेंडर्स रहते हैं उसमें इंजन से कनेक्टेड, तो हम ऐसे इमेजिन करेंगे कि ये सिलेंडर फ्रिक्शनलेस और मासलेस है, जो आराम से आगे पीछे मूव हो सकता। तो ये है हमारा यहाँ अंदर वर्किंग सब्सटेंस। तो उसमें है पेट्रोल के फ्यूम्स विद एयर यानी ऑक्सीजन। ये है हमारा पूरा सिलेंडर और ये है हमारा पिस्टन जो आगे पीछे मूव होगा, और इसको हम कनेक्ट करेंगे एक रॉड के साथ, और यहाँ समझो एक जनरलाइज्ड व्हील है, उसको हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे, सेंटर में नहीं, कहीं तो भी यहाँ कनेक्ट किया, ठीक है। अब वर्किंग समझना, यहाँ वर्किंग सब्सटेंस है, यहाँ प्रोड्यूस होगा स्पार्क, ठीक है। स्पार्क प्लग रहता है हर गाड़ी में, ठीक है। यहाँ प्रोड्यूस हुआ स्पार्क। पेट्रोल का सप्लाई समझो यहाँ से कंटिन्यूअसली शुरू है, हमारे टैंक में पेट्रोल है और वहां से पेट्रोल स्प्रे होता रहेगा अंदर, ठीक है। पेट्रोल जलता रहेगा बट स्ट्रोक वाइज जलेगा, ऐसा नहीं कि चलाते रहो नहीं, स्प्रे होगा फिर रुकेगा, फिर स्प्रे होगा, वो एक पर्टिकुलर स्ट्रोक के साथ स्प्रे होता रहेगा। तो यहाँ से टंकी में से पेट्रोल कंटिन्यूअसली सप्लाई होता रहेगा। तो एक बार इसको हम नहीं कंसीडर कर रहे, तो पेट्रोल कंटिन्यूअसली सप्लाई होगा, पेट्रोल वहां पे स्प्रे होता है, जैसे बर्नौलीज प्रिंसिपल में मैंने समझाया था। तो वहां पे पेट्रोल को हम स्प्रे करने वाले हैं, पेट्रोल स्प्रे होगा तो फ्यूम्स के फॉर्म में हो जाएगा। तो अब लिक्विड नहीं है, आप लोगों को पता है पेट्रोल डीजल जल्दी फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो फ्यूम्स में कन्वर्ट हो गया और एयर के साथ मिक्स है वहां पे ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ स्पार्क प्रोड्यूस होगा तो वो गैस अंदर जो एयर है वो गर्म हो जाएगी, क्योंकि फ्यूल तो जलेगा, ठीक है। तो वो गर्म हो गया, गर्म हो गया तो वो इस पिस्टन को बाहर धक्का मारेंगे, क्योंकि जो गैस गर्म हो गई वो क्या होंगी, एक्सपांड होंगी, तो इसको बाहर पुश करेंगे, समझ में आया। अब ये पिस्टन बाहर की तरफ मूव हो गया, इसलिए मैंने बोला पिस्टन को हम डिस्क की तरह बताएंगे, ठीक है। ये डिस्क पहले यहां थी, समझो पिस्टन, अब वो पिस्टन यहां आ गया, यानी ये जो रॉड यहां था वो यहां आगे आ गया। तुम लोगों ने अगर इसमें देखा होगा रेलगाड़ी में, तो जो लीवर है क्रैंकशाफ्ट बोलते हैं उसको, वो यहाँ व्हील के यहाँ कनेक्टेड रहता, वो ऐसे ऐसे घूमते आगे पीछे, देखो ऐसे, तो व्हील आगे आगे रोटेट होता है, ऐसे सेम अरेंजमेंट है। ये जब रॉड पिस्टन के साथ, पहले रॉड यहां था, पिस्टन यहां था, अब पिस्टन आगे आया तो रॉड भी आगे आ गया, तो व्हील आगे घूम गया, फिर वो गोल घूम के वापस पिस्टन जब आएगा तो व्हील का रोटेशन चलता है। तो इसका मैकेनिकल कनेक्शन व्हील के साथ रहेगा थ्रू अ क्रैंकशाफ्ट, किसी लीवर के साथ हम उसको व्हील के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो ये जब बाहर मिलेगा तो व्हील आगे जाएगा, जब ये पीछे वापस आएगा, देखो ऐसे, ये बाहर गया ये अंदर आया, ये बाहर गया ये अंदर आया, ये बाहर गया ये अंदर गया। तो रेलवे इंजन में देखना, जैसे ही वो लीवर आगे जाता व्हील आगे, ये पीछे आया व्हील पीछे, तो ऐसे गोल घूमता आ गया। तो ये देखो ऐसे आगे ये घूमते जा रहा, अब वो कनेक्शन नहीं है प्रॉपर, नहीं तो मैं कनेक्ट करके बता रहा, समझने की कोशिश करना होगा। रेलवे में देखा होगा आप लोगों ने, ये हमारा एक्सेल है व्हील का, ये देखो जिसके अराउंड व्हील रोटेट हो सकता। अब ये पिस्टन है, ठीक है, इसको कनेक्ट समझो ऐसे, देखो ये ये है हमारा पिस्टन। रुक जाओ एक मिनट, अरेंज करने दो पहले कुछ प्रॉपर। अब देखो, सपोज ये हमारा एक्सेल है व्हील का, जिसके अराउंड व्हील रोटेट हो रहा है, ठीक है, और ये हमारा वो रॉड है जो ये है स्केल। अब देखो, ठीक है, एक्सेल को कनेक्टेड नहीं है, पर देखो जब ये, फिर से देखना, यहाँ पे जो गैस है पेट्रोल के फ्यूम्स और एयर ऑक्सीजन जो है वो बर्न होगा, हीट जनरेट करेगा।
हीट जनरेट करेगा तो यहाँ जो अंदर एयर है वो एक्सपांड होंगी, पिस्टन को बाहर धक्का मारेंगे, तो ये जो रॉड उसको कनेक्टेड है हमारी इसके, वो आगे जाएंगी। देखो तो व्हील रोटेट हो रहा, देखो दिख रहा ना, ये देखो, ठीक है, आगे आ गया, फिर वो बाहर आएगा, फिर वो वापस अंदर आएगा पिस्टन, फिर बाहर गया पिस्टन, फिर अंदर आया, देखो व्हील रोटेट हो रहा। तो रेलवे में अगर देखा हूं आप लोगों ने ऐसी अरेंजमेंट रहती, देखो एक्सेल अलग है और ये रॉड अलग है, इसलिए इसको सेंटर में कनेक्ट नहीं किया, ये बाहर गया तो व्हील आगे जाएगा। अब इसको तो मैंने पकड़ के रखा है, नहीं तो ये भी आगे जा सकता, ये देखो रोटेट हो रहा नहीं, देखो। तो जैसे जैसे ये एक्सपांड होगी गैस और कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक्सपांड होगी तो ये सामने जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगी पीछे आएगा, फिर एक्सपांड होगी सामने, फिर पीछे, तो देखो ये गोल गोल घूम रहा है अभी। अगर इसको छोड़ दें जमीन पे तो ये सीधा चलेगा, फिर देखो ऐसे। तो ये पिस्टन का काम है इस एक्सेल को आगे पीछे रोटेट करना, जिससे व्हील कनेक्टेड रहेगा और व्हील रोटेट होगा। तो आप लोगों ने रेलवे में इंजन का अगर देखा होगा सामने, तो ऐसे रॉड्स लगे रहते और वो ऐसे ऐसे आगे पीछे मूव होते, जिससे चक्के गोल घूमते, वहां ऑब्जर्व करना आप लोगों ने, ठीक है। तो जस्ट रफ बना के दिखाया मैंने आप लोगों को, देख लो अगर समझ में आया हो, नहीं तो इंजन का देखना आप लोगों ने सामने, कभी रेलवे स्टेशन जाने का काम गिरा अभी तो ठीक है। तो ये है हमारा वर्किंग सबस्टेंस जो हमने सिलेंडर के अंदर बंद करके रखा है। तो यही है हमारा सोर्स फॉर द हॉट रिजर्वायर, जिसका टेम्परेचर है TH, कांस्टेंट टेम्परेचर है TH। यहां स्पार्क प्लग है जो स्पार्क प्रोड्यूस करेगा, पेट्रोल या डीजल बर्न होगा, हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो ये गैस एक्सपांड होगी, गैस एक्सपांड होगी तो पिस्टन को बाहर मूव करेंगे, फिर वो बाहर गया, फिर अंदर, फिर बाहर, ऐसे ऐसे आगे पीछे वो मूव होगा, जैसे मैंने अभी बताया। तो ये आगे ले जाएगा व्हील को, फिर पीछे आएगा तो व्हील गोल घूम रहा कंटिन्यूअसली, तो वो आगे आगे जाता रहेगा। तो पिस्टन आगे गया, जैसे ही वो आगे गया गैस सडनली एक्सपांड हुई है, इसका टेम्परेचर कम हो गया, तो गोल घूमेगा व्हील, पिस्टन वापस अपनी जगह आएगा, क्योंकि ठीक है। फिर अंदर स्पार्क प्रोड्यूस होगा, इसीलिए हर स्ट्रोक के बाद स्पार्क प्रोड्यूस होगा, मैकेनिज्म वैसे ही रहेगा। फिर हीट जनरेट होगी, फिर गैस एक्सपांड होगी, पिस्टन को बाहर धक्का मारेगी, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। ये अगर आप लोगों को प्रोसेस देखना है, रॉड और ये व्हील का सेंटर, रॉड ऐसे ऐसे गोल घूमेगा और व्हील को आगे लेके जाएगा। तो ये अगर मैकेनिज्म क्लियर देखना है तो रेलवे इंजन के पीछे वाले जो बोगीज है उनका नहीं बोल रहा, जो इंजन है वहां देखना। तो आप लोगों ने शायद ऑब्जर्व भी किया हो, वहां रॉड आगे पीछे ऐसे मूव होता उसमें, या फिर अगर ना वीडियो देख लेना, अब तो घर पे ये नेट चल ही रहे तो वीडियो देख सकते हैं आप लोग, इंजन का जो व्हील रहता कैसे रहता, और या बहुत सारे मूवीज में भी वो बता दे। ये आगे गए ऐसे ऐसे रॉड घूमता, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बना के बताया, जो रॉड आगे पीछे गोल घूम रहा था ऐसा, और व्हील अपने एक्सेल के राउंड गोल घूम रहा था ऐसे। तो ये रॉड ऐसे बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, ऐसे ऐसे मूव होगा और व्हील को गोल घुमाता रहेगा। व्हील गोल घूम रहा मतलब मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट। अब पूरी की पूरी हीट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी। ये जो हमारी सिस्टम है जिसमें ये है वो सराउंडिंग के कांटेक्ट में है, तो ये हमारा बाहर का सराउंडिंग विच इज एट लोअर टेम्परेचर TC, तो थोड़ी एनर्जी उसको भी मिलेगी हीट, बस इतना वर्किंग है, ठीक है। तो जो डायग्राम बताइए वो अलग तरीके से फिर से बनाएंगे। इफिशियंसी का फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में बताया वो भी लेना है, देख लो पहले एक बार, फिर आगे चलते हैं। तो तीन मेन चीजें हैं वर्किंग सब्सटेंस, जिसमें है पेट्रोल या डीजल फ्यूम्स। अच्छा, स्टीम इंजन में और हमारे इस पेट्रोल डीजल इंजन में क्या फर्क है वो बता था। इसमें जो पेट्रोल डीजल है यानी जो वर्किंग सब्सटेंस है वो अंदर कंबशन हो रहा है उसका, तो इस इंजन को बोलते इंटरनल कंबशन इंजन। इन दोनों इंजन को बोलते, पेट्रोल या डीजल वाले को इंटरनल कंबशन इंजन। स्टीम में स्टीम बाहर गर्म होती सिस्टम के, फिर वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होती, तो उसको एक्सटर्नल कंबशन इंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ये दोनों इंटरनल कंबशन इंजन, जो कंबशन हो रहा वो इंटरनल हो रहा। स्टीम इंजन में पहले स्टीम बनाएंगे फिर उसको आगे भेजेंगे, बाहर स्टीम बन रही, इसके अंदर नहीं बन रही, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो स्टीम इंजन है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, और यहाँ अंदर जनरेट हो रहा पेट्रोल डीजल हीट जनरेट कर रहे हैं, तो वो है इंटरनल कंबशन इंजन। स्टीम इंजन एक्सटर्नल कंबशन इंजन तैयार, उसमें हीट जनरेट करके जो वाटर को स्टीम में बना रहे वो बाहर करते पहले, और फिर आगे मैकेनिकल वर्क के लिए उसको सप्लाई करते हैं, तो इसीलिए उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। यहाँ अंदर ही सब कुछ हो रहा, इसीलिए ये है इंटरनल कंबशन इंजन। उतना फर्क याद रखना। वो डायग्राम फिर से बनाते हैं, ये देखो एक बार समझ। तो
तो याद रखना, हीट जनरेट होगी, हीट की वजह से मैकेनिकल वर्क होगा क्योंकि गैस एक्सपांड होगी, पिस्टन बाहर, फिर वो आगे पीछे ऐसे ऐसे मूव होगा जिसकी वजह से व्हील रोटेट होगा, यानी गाड़ी आगे चलेगी हमारी। तो ये सिलेंडर के साथ है पिस्टन, पिस्टन के साथ क्रैंकशाफ्ट या लीवर जिसकी वजह से हमारा व्हील रोटेट होगा। मतलब यहाँ जो हीट जनरेट हुई वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो गई, बट पूरी की पूरी मैकेनिकल वर्क में नहीं हुई, कुछ हीट कहाँ चली गई हमारी सराउंडिंग में, सिंक में या एग्जॉस्ट में, ठीक है। तो एक्सपांड हुआ बाहर गई, जैसी गैस एक्सपांड हुई ठंडी होगी, तो फिर ये पिस्टन वापस अपनी जगह आएगा, तो गोल घूम के वापस आएगा, तो ये पीछे आ गया वापस से, फिर यहाँ पेट्रोल स्प्रे होगा, फिर उस स्ट्रोक में हीट जनरेट होगी, फिर पिस्टन बाहर, तो ये प्रोसेस अंदर बाहर चलती रहेगी। तो ये सिलेंडर है, ध्यान, ये प्रोसेस ऐसे ऐसे मूव होता रहेगा कंटिन्यूअसली, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। डेफिनेटली आप लोग इंजन का अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा तो रॉड रहते हैं यहाँ व्हील को कनेक्टेड, वो रॉड ऐसे आगे पीछे रोटेट होते और व्हील घूमता और हमारा इंजन आगे जाता। रेलवे इंजन के बारे में देखना है ऐसा, ठीक है। तो आजकल वो भी पेट्रोल और डीजल भी चलने लग गया है, वो सीट पे पुराने जमाने की बात हो गया, इलेक्ट्रिक आ गया आजकल समझो। तो उसमें लॉजिक देखना, वो ऐसे ऐसे रोटेट होते हैं रॉड्स व्हील को जैसे मैंने कनेक्ट करके बताया वैसे, और व्हील आगे पीछे रोटेट होते हैं। तो व्हील को कनेक्टेड है, वो आगे जाएंगे तो व्हील गोल घूमेंगे, आगे पीछे खींचेंगे फिर आगे, तो व्हील गोल घूमते आगे जाएगा, रॉड वहीं के वहीं ऐसे वाइब्रेट होगा इसकी वजह से, आगे पीछे ऐसे, ठीक है। तो देखो ये वापस डायग्राम बनाएंगे क्योंकि पीवी डायग्राम भी बनाना है इसकी स्टीम इंजन की, वो भी देखेंगे, पहले इतना नोट डाउन करो। तो जो डायग्राम मिला है वो अलग तरीके से बनाएंगे, इफिशिएंसी का फॉर्मूला निकालना है इसलिए, ये देखो। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट, वर्किंग सब्सटेंस, हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर और हमारा सिलेंडर। तो वो डायग्राम फिर से बना देते हैं। तो क्या करना, यहाँ है वर्किंग सब्सटेंस यानी पेट्रोल के फ्यूम्स या एयर ऑक्सीजन बोल सकते हैं, स्पार्क प्रोड्यूस होगा, बर्न होगा फ्यूल, उससे हीट जनरेट होगी, जो एयर है या जो गैस है वो एक्सपांड होगी तो पिस्टन को बाहर धक्का मारेगी, फिर जैसे ही सडन एक्सपांशन हुआ गैस ठंडी होगी, सराउंडिंग में भी कुछ हीट जाएगी, फिर वो आगे गया, फिर पिस्टन पीछे आएगा, ये ऐसे प्रोसेस चलती रहेगी। फिर जैसे पिस्टन पीछे आएगा फिर यहाँ स्पार्क प्रोड्यूस होगा स्ट्रोक वाइज, ठीक है, फिर हीट जनरेट होगी, फिर पिस्टन बाहर जाएगा, तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, ठीक है। तो वर्किंग सब्सटेंस हीट एब्सॉर्ब करेगा कहां से, हॉट रिजर्वायर से या सोर्स से, व्हिच इज एट कांस्टेंट टेंपरेचर TH। थोड़ी एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होंगी और थोड़ी एनर्जी जाएगी कोल्ड रिजर्वायर व्हिच इज एट कांस्टेंट टेंपरेचर TC, यानी हमारा सराउंडिंग। तो ये देखो वो डायग्राम आप ऐसे बनाएंगे, ये है हमारा हॉट रिजर्वायर एट टेम्परेचर TH, ये है हमारा, वही डायग्राम बना रहे हैं जैसे हमने पहले सिंपल बनाई थी, अब टेक्स्ट बुक में जैसे बना रहे हैं। तो ये है हमारा कोल्ड रिजर्वायर एट टेम्परेचर TC। अब हमारा इंजन बना रहे हैं जैसे गोल बनाया था वैसे ब्लू कलर से बना लेते हैं। ये है हमारा इंजन, तो आप देखता रहिए। ये है हमारा इंजन, तो वो हीट यहां से लेगा वर्किंग सब्सटेंस, तो वो ऐसे दिखाएंगे ये एरो, उसमें से कुछ हीट कन्वर्ट होंगी मैकेनिकल वर्क में। तो बेटा ये जो थिकनेस है वो हीट रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे ये 100 जूल, तो ये इसकी थिकनेस 100 जूल बता रही है समझो, तो उसमें से कुछ पार्ट इधर चला गया, तो हम यहां से ब्रेक करके इधर लेंगे कुछ, और कुछ इधर आ गया, उसी को दो पार्ट में टीयर करके इधर लेना है ऐसे, ठीक है। तो जो पाइप हम बना रहे हैं ऐसा एरो, ये एरो इधर और एक ये एरो इधर, एरो प्रॉपर्ली बना, ये ऐसा एरो, ठीक है, ये इधर आ रहा एनर्जी और ये इधर जा रही है ऐसा। तो ये वर्क में ये कोल्ड रिजर्वायर में, ठीक है। तो ये थिकनेस देखो, ये इतनी यहाँ आई तो इतने बचा हुआ इधर डिवाइड कर दिया। तो ये जो थिकनेस है ये प्रोपोर्शन में रखना, जितनी भी रखेंगे ये जितनी थिन है उतनी ही ये थिक होनी चाहिए, यानी इन दोनों की अगर एडिशन करो तो ये मिलनी चाहिए, यानी ये 100 है और अगर ये सराउंडिंग में जो जा रही, सॉरी वर्क में जो कन्वर्ट हो रही है वो 60 है, तो ये थिकनेस 40 ऐसा बता रहा है।
पहले जो डायग्राम बनाई थी वैसी है। तो देखो आगे, और यहाँ ये जाएगा वर्क डन में, मैकेनिकल वर्क। तो इतनी एनर्जी मैकेनिकल वर्क में गई, इतनी एनर्जी सराउंडिंग में चली गई, टोटल इतनी थी। वही डायग्राम है, ऐसे बनाना बस। तो यहां से जो एनर्जी हमको मिलेगी इनपुट, ये थिकनेस है तो इनपुट लिखेंगे उसको, वो एनर्जी है समझो QH। यहां ये जो गई है ये है आउटपुट। आउटपुट बोलने से अच्छा बोलेंगे तो सिंक में चली गई, जो एनर्जी हमारी वेस्ट हो गई, ठीक है। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे QH और वर्क डन को हम लिखेंगे W। बस इतना डायग्राम चेंज करना है, देख लो एक बार। फिर वो मैं मिटा रहा, तो फिर आगे उसका इफिशियंसी का फॉर्मूला जो बताया था वो निकाल लेंगे। तो वर्किंग सब्सटेंस पेट्रोल, डीजल या स्टीम, हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर और सिलेंडर, ये तीन मेन पार्ट है हमारे हीट इंजन के। स्टीम वाला नहीं लिया, ये दोनों इंटरनल कंबशन इंजन, और स्टीम वाले में बाहर स्टीम कन्वर्ट, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे गर्म करके, फिर बाद में स्टीम इंजन में भेजेंगे उसको चलाने के लिए, तो वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। ये दोनों इंटरनल कंबशन इंजन, वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन, उतना फर्क है, याद रखना। तो हम ये जो वर्किंग ले रहे हैं वो इंटरनल कंबशन इंजन यानी पेट्रोल या डीजल इंजन का ले रहे हैं। देख लो एक बार, फिर वो मिटाते एफिशिएंसी का फॉर्मूला ले लेते। तो ये डायग्राम याद रखो होगा, वो पहले वाली नहीं। और ये याद रखना, ठीक है। इसको अगर इधर जोड़ दे तो थिकनेस सेम होनी चाहिए ऐसी, तो थोड़ा सा देख के बनाते हैं। तो यहां से हॉट रिजर्वायर से हमारे वर्किंग सब्सटेंस ने इनपुट एनर्जी कितनी लिया है QH, उसमें से ये पार्ट जो W है वो वर्क में गया है और बाकी चली गई कोल्ड रिजर्वायर सिंक में, इतने चली गई QH, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये बात में काम आएगी। टोटल एनर्जी कितनी सप्लाई हुई है QH, उसमें से वर्क कितना हुआ है W, और आउटपुट में कितना गई है QH। तो जैसे मैंने बताया ये 100 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा डेफिनेटली 40। बस वही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से। देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। So we can write, अब देखो इस इक्वेशन पर से वर्क डन इज इक्वल्स टू, ओ सॉरी क्या है ये QH है, ये वर्क और ये Q, दोनों सेम कर दिए हैं। QC टेम्परेचर C है कोल्ड रिजर्वायर का, तो जो एनर्जी वहां जा रही है उसको QC बोलेंगे। ये हॉट रिजर्वायर का है जहां से एनर्जी मिल रही, तो वो एनर्जी है QH। ये थोड़ा सा देखना, तो यहाँ करेंगे QC, फिर से बता देता। ये अगर 100 है, ये अगर 60 है, तो ये 40 है, वही किया है। ये 100 जितनी एनर्जी मिली उसमें से कुछ वर्क में हुई, कुछ सिंक में चली गई, वो लिखा है। या गलती से यहाँ पे मैंने QH कर दिया। तो यहाँ आउटपुट में जो एनर्जी जा रही है वो है QC, टेम्परेचर TC है इसीलिए, यहाँ है टेम्परेचर TH, तो यहाँ एनर्जी मिली QH और वर्क डन W से डिनोट किया है। तो W इज इक्वल्स टू Q लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू, या Q हटाइए एक बार, W है बाद में डाल देंगे। सो W इज इक्वल्स टू QH माइनस QC। दिस इज आवर मेन इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो QH पॉजिटिव है क्योंकि हमको मिल रही, QC रिजेक्ट हुई है इसलिए वो नेगेटिव है, ऐसा ही याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इफिशिएंसी, इफिशिएंसी मैंने कैसे बताया था आप लोगों को, ध्यान रखो, डेफिनेशन वही आ जाएगी। जैसे मैंने बोला हमको मिली एनर्जी 100 जूल और ये है 60 जूल, बची हुई 40 जूल क्या हो गई, वेस्ट हो गई। किसी ने पूछा कि हमारा जो व्हीकल है वो क्यों काम आ रहा, हम बोलेंगे कि भाई हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए हम उसको यूज कर रहे हैं। हम कोई उसको हीट जनरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं क्या, नहीं, तो हम उसको यूज कर रहे हैं मैकेनिकल वर्क के लिए, वर्क के लिए। तो हम अगर इफिशियंसी गिनेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि हम एनर्जी कितनी दे रहे हैं, उसमें से हमको वर्क कितना मिल रहा, दैट इज इफिशियंसी, ठीक है। तो हम एनर्जी दे रहे 100 और उसमें से वर्क में कन्वर्ट हो रही 60 और इनटू 100 कर देंगे उसको तो परसेंटेज मिल जाएगा, यानी इफिशियंसी कितने परसेंट हो गई, 60%। यानी हमारा इंजन 60% इफिशियंसी वाला है, यानी आप उसको जितनी एनर्जी देंगे उसमें से 60% वो वर्क में कन्वर्ट करेगा, 40% आपकी वेस्ट हो जाएगी, उसको बोलते हैं हम लोग इफिशियंसी। जितनी ज्यादा इफिशियंसी यानी जितना ज्यादा, क्योंकि हमारा मेन एम है कि हमारा पेट्रोल जो डीजल चल रहा है उससे हमको मैकेनिकल एनर्जी मिले मैक्सिमम,
एक्टिवा वगैरह या स्कूटर थी पहले, स्कूटर अब लोग यूज क्यों नहीं करते क्योंकि उसका एवरेज बहुत कम था, एक्टिवा वगैरह का भी एवरेज कम है, पर ठीक है लेडीज के लिए कंफर्टेबल है, आप सामान ला सकते हैं, इसलिए जनरली हम लोग एक्टिवा वगैरह यूज करते हैं। अदरवाइज जिसको एवरेज देखना है वो फिर बाइक ही प्रेफर करेगा, क्योंकि एक्टिवा का एवरेज है 30-40 का, यानी उसकी इफिशियंसी कम है, वो एनर्जी ज्यादा लेगा पर वर्क कम होगा। इफिशियंसी ज्यादा मतलब आपको वर्क ज्यादा मिलना चाहिए, तो आप ऐसा इंजन ढूंढने की कोशिश करते हैं जो लोग नॉर्मल है, या फिर हम बोलेंगे नॉर्मल होने से अच्छा जो सिर्फ गाड़ी इसलिए ले रहे ताकि उनको काम पे जाना है, शो ऑफ के लिए नहीं ले रहे, बेसिक काम के लिए ले रहे, यानी मिडिल क्लास लोग जो है गाड़ी ढूंढते हैं तो वो क्या देखते हैं, पहले एवरेज देखते हैं कि 1 लीटर में वो एवरेज कितना देगी, 50 का देगी, 60 का देगी, तो देखना तुम लोग बहुत सारे ऐड में ऐसा रहता है कि भाई 70 का एवरेज है, तो एवरेज देख के लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ फिर शो ऑफ करना है तो फिर तो जो रेसिंग वाले कार है वो 1 लीटर में 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर ही चलते हैं, वो शो ऑफ के लिए। बुलेट है 25-30 का एवरेज है आजकल, ठीक है एवरेज थोड़ा उनका भी ठीक हो गया, पर एवरेज ज्यादा मतलब इफिशियंसी ज्यादा, यानी आपकी मैक्सिमम एनर्जी जो पेट्रोल या डीजल जल के जो यूज हुई है वो काय में कन्वर्ट होना चाहिए, वर्क में। तो कितना परसेंट वर्क हो रहा वो हम निकाल, उसी को बोलेंगे इफिशियंसी। तो आप फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे तो 60 की जगह लिखेंगे W और 100 की जगह लिखेंगे QH। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इफिशियंसी, वर्क डन अपॉन एनर्जी गिवन, टोटल एनर्जी गिवन, ये है हमारा इफिशियंसी का फॉर्मूला। इसका भी यूनिट जूल, इसका भी यूनिट जूल। सो इफिशियंसी हैज नो यूनिट, क्योंकि परसेंटेज है ना, नो यूनिट नो डायमेंशन, या हम बोल सकते हैं इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इतना देख लो पहले, फिर फॉर्मूले को आगे बढ़ेंगे। सो इफिशियंसी का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, W अपॉन QH, W की जगह ये भी डाल सकते हैं आप लोग, QH माइनस QC, W की जगह। तो इफिशियंसी कैन बी रिटन एज, सेपरेट कर दो दोनों को डिवाइड, तो ये QH अपॉन QH यानी 1 और ये QC अपॉन QH, आप चाहे तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला अलग अलग मेथड से लिख के बता रहा बस, और कुछ नहीं। तो ये है हमारा इफिशियंसी का फॉर्मूला। अगर सपोज ऐसा इंजन कोई बना ले कि आप जितनी भी एनर्जी सप्लाई करेंगे पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट हो जाए, अगर ऐसा हुआ तो QC की वैल्यू आइडियल इंजन के लिए लिख रहे हैं, आइडियल इंजन ऐसा होना चाहिए कि जितनी एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट हो जाए। तो QC की वैल्यू 0, यानी सराउंडिंग में कुछ भी एनर्जी नहीं जानी चाहिए, यानी हमारा इंजन और साइलेंसर गर्म ही नहीं होंगे, ठीक है। QC की वैल्यू 0, अगर यहाँ QC की वैल्यू 0 डालते तो ये टर्म 0, यानी इफिशियंसी हो गई 1, या हम बोलेंगे 100%, इंटू 100 कर दो 1 को तो 100%। इसको हम बोलेंगे आइडियल इंजन, बट इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। आप ऐसा इंजन बना ही नहीं सकते जहां पूरी की पूरी एनर्जी जो हीट मिलेगी वो वर्क में कन्वर्ट हो जाए। थोड़ा बहुत इंजन गर्म होगा, थोड़ा साइलेंसर एग्जॉस्ट गर्म होगा, एनर्जी सराउंडिंग में डेफिनेटली जाना ही जाना है। ऐसा इंजन जहां इफिशियंसी 1 हो पॉसिबल ही नहीं है। इफिशियंसी 1 मतलब 100%, इंटू 100 करना बाकी है, तो 100 कर देंगे इंटू, तो इफिशियंसी मिल जाएगी 100%। तो ऐसा इंजन बनाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, याद रखना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो ये याद रखो इफिशियंसी का फॉर्मूला। अगर QC की वैल्यू 0 कर दे, यानी सराउंडिंग में कोई एनर्जी जा ही नहीं रही, वेस्ट हो ही नहीं रही कुछ एनर्जी, पूरी की पूरी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो गई, तो वहां हमारी डायग्राम देखो कैसे बनेगी, ये हट ही जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा ऐसा शिफ्ट करना पड़ेगा, ये इधर पूरा का पूरा वर्क इधर कुछ जा रहा क्या नहीं, यानी QC की वैल्यू 0। तो ये आइडियल हीट इंजन की डायग्राम, और ऐसा आइडियल हीट इंजन आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ थ्योरी है। प्रैक्टिकली आप आइडियल हीट इंजन नहीं बना सकते, क्योंकि थोड़ी बहुत हीट डेफिनेटली यहां जाने वाली है। तो ये इधर पार्ट और ये कुछ पार्ट इधर, QC इज नेवर 0, कुछ ना कुछ एनर्जी तो सराउंडिंग में जाएगी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इफिशियंसी, या ये ऐसा देखो, फिर आगे चलते हैं। तो ये इफिशियंसी का फॉर्मूला हो गया, देख लो। आइडियल हीट इंजन पॉसिबल नहीं है। आइडियल हीट इंजन की कंडीशन क्या है, याद रखना QC is equals to 0, यानी आप जो भी एनर्जी दे रहे हैं QH that will be used to do work, QH is equals to W। तो W upon QH दोनों सेम, कैंसिल 1, ये यहाँ पे डाल दो, QC की वैल्यू 0, तो ये टर्म 0, यानी ये गया, ये वाला 1, यानी 100%।
तो ऐसा आइडियल हीट इंजन मिलना पॉसिबल नहीं। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इफिशियंसी। वेट अब हम लेंगे हीट इंजन की पीवी डायग्राम, यानी पाथ बताएंगे कि वो वर्किंग कैसा रहेगा। और ये याद रखना, ये साइक्लिक प्रोसेस है। एक बार वो हीट जनरेट हुई, पिस्टन बाहर गया, जैसे मैंने डायग्राम बनाई थी, वही प्रोसेस बार बार रिपीट होंगी। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, यानी वही प्रोसेस बार बार रिपीट होंगी। तो इसका जो ग्राफ आएगा साइक्लिक ग्राफ आएगा, यानी जहां से हम शुरू करेंगे वही वो खत्म होगा। देखते हैं, ये देख लो भाई, पीवी डायग्राम लेते हैं, ये नोट कर लो एफिशिएंसी का फॉर्मूला, फिर आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम पीवी डायग्राम प्लॉट करेंगे। लर्न करने की जरूरत नहीं बेटा, जैसे बता रहा हूं वैसे समझो, और पीवी डायग्राम वैसे ही प्लॉट करना है। 3 मार्क के लिए आ सकता है क्वेश्चन, ग्राफ भी आ सकता है। तो ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम, और ये एक चीज फिर से बता रहा है, याद रखना, ये साइक्लिक प्रोसेस है, यानी बार बार वही प्रोसेस रिपीट होंगी। आगे पीछे गैस एक्सपांड होगी, बाहर जाएगा, फिर अंदर आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वापस से टेम्परेचर उतना ही। तो ये प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस है, यानी जहां से शुरू करेंगे वहीं आ जाएगा। यानी जब ग्राफ बनेगा वो क्लोज ग्राफ बनेगा, जैसे हमने साइक्लिक प्रोसेस में बताया था ऐसा, ये ऐसे क्लोज, यानी जहां से शुरू किए वहीं वापस आ जाएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस है, सबसे पहला पॉइंट यही लिखना कि ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो ग्राफ जो मिलेगा वो क्लोज ग्राफ मिलेगा। याद रखना क्या हो रहा, वर्किंग सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसमें से थोड़ी एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होंगी, और बची हुई एनर्जी जाएंगी सिंक को या सराउंडिंग को। ये एक लाइन लिखना उसमें। अब शुरुआत कर रहे हैं, तो हम शुरुआत करेंगे ए पॉइंट से। अभी हमारा कंबशन शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जो गैस है ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, यानी पेट्रोल, फ्यूल्स और प्लस ऑक्सीजन। अब यहां प्रोड्यूस होगा स्पार्क। स्पार्क प्रोड्यूस होगा तो क्या जनरेट होंगी, हीट जनरेट होगी। तो वो गैस जो है अंदर, एयर जो है, वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे। इसमें एयर भी है, ऑक्सीजन, एयर, कुछ भी लिखो, तो एयर भी है। एयर जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर रही। अब हीट एब्जॉर्ब कर रही तो वो एक्सपांड होने की कोशिश करेंगी, यानी पिस्टन को बाहर धक्का मारने की कोशिश करेंगी। बट अब वो पिस्टन का मास भी होगा, वो आगे क्रैंकशाफ्ट और व्हील से भी कनेक्टेड है, तो उसको पुश करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो वो हीट एब्जॉर्ब करती जा रही, और प्रेशर बढ़ते जा रहा, ठीक है। अभी भी पिस्टन मूव नहीं हुआ है, हीट एब्जॉर्ब हो रही, गैस एक्सपांड हुई और एक्सपांड होने की कोशिश कर रही है, यानी इस पिस्टन पे प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो पहले ग्राफ ऐसा आएगा, देखो स्ट्रेट लाइन ऐसा। वॉल्यूम उतना ही है, अभी तक गैस एक्सपांड नहीं हुई है, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं बना है इस पिस्टन पे कि उसको वो बाहर पुश कर सके। तो स्पार्क प्लग में स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, हीट जनरेट हो रही, फ्यूल बर्न हो रहा, हीट जनरेट होते जा रही है। दिस इज द रिजर्वायर एट कांस्टेंट टेम्परेचर pH, और सराउंडिंग जो आजू बाजू में है वो है टेम्परेचर Tc पे। तो फ्यूल बर्न हुआ है, वो हीट जनरेट कर रहा, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ये गैस, ठीक है। अंदर जो एयर है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा। अब हीट एब्जॉर्ब हो रही तो इट इज ट्राइंग टू एक्सपांड, यानी इसके ऊपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है, पर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है अभी कि वो पिस्टन को आगे मूव करे, तो प्रेशर बढ़ते जा रहा। हम पहुंच गए बी पॉइंट पे, देखो समझ में आ रहा है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है बट प्रेशर बढ़ते जा रहा, ये देखो ये एरो। तो यहां हम लिख सकते हैं, इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए बाहर लिख लेते, यहां हीट हो रही एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब हो रही एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ते जा रहा उस पिस्टन पे। अब इतना प्रेशर हो चुका है कि देखो, फिर समझना, लर्न करने की जरूरत नहीं है, जो मैं समझा रहा हूं वो ग्राफ, नहीं तो फिर ग्राफ देखेंगे बोलेंगे बाप रे कैसा ग्राफ है, बच्चों को समझ में ही नहीं आता ये ग्राफ। किसी और को पूछ के देखेंगे तो ध्यान में नहीं आएगा कि ग्राफ में हो क्या रहा। तो जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, ताकि आप भी किसी को अगर समझाना चाहे तो उसको समझाते आना चाहिए, ठीक है। और अपने लैंग्वेज में फिर लिखना है, और नोट से ही आप लोगों के पास उसमें से पढ़ लेना। देखो फिर से क्या हो रहा है, यहाँ स्पार्क प्रोड्यूस हुआ है, पेट्रोल और ऑक्सीजन या एयर का कंबशन हुआ है, हीट जनरेट हो रही, फ्यूल जला और हीट जनरेट हो रही। अब हीट जनरेट हो रही तो गैस अंदर गर्म हो रही,
गर्म हो रही जो भी गैस गर्म होगी वो एक्सपांड होने की कोशिश करेगी, यानी वॉल्स पे प्रेशर बढ़ाएंगी। तो ये वॉल तो मूव नहीं हो सकते, पर ये पिस्टन तो मूव हो सकता आगे, तो इस पे प्रेशर इंक्रीज होते जा रहा। अभी इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है कि वो उसको धक्का मार सके, बट प्रेशर इंक्रीज हो रहा। तो ये देखो वॉल्यूम कांस्टेंट वहीं पे है अभी पिस्टन, प्रेशर उस पे बढ़ते जा रहा, तो प्रेशर बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा, और अब हो गया प्रेशर मैक्सिमम। अब इतना ज्यादा प्रेशर हो चुका है कि वो पिस्टन यहां से यहां पहुंच गया, पिस्टन यहां आगे पहुंच गया, यानी उसकी जगह यहां से हटा दो। अब पिस्टन यहां पहुंच चुका है, ठीक है, वो भी घूमेगा आगे, वो नहीं बता रहा है। तो गैस हो गई एक्सपांड, उसको एक्स्ट्रा जगह मिली है, देखो यहां पे, तो गैस एक्सपांड हो, यहां तक समझ गए? तो पहले क्या हुआ, पिस्टन यहां था तो उस पर प्रेशर बढ़ते जा रहा था, ठीक है, प्रेशर बढ़ते जा रहा, हीट बढ़ रही, प्रेशर बढ़ रहा, वॉल्यूम उतना ही है, अभी भी पिस्टन मूव नहीं हुआ। अब प्रेशर मैक्सिमम हो गया, इतना हो गया प्रेशर कि वो पिस्टन को आगे मूव कर सके। अब पिस्टन आगे मूव हो गया, मतलब गैस को एक्स्ट्रा जगह मिल गई, गैस एक्सपांड हो गई। गैस क्या हुई है, एक्सपांड, यानी वॉल्यूम चेंज हुआ है, वॉल्यूम क्या हुआ है, इंक्रीज। और अब पिस्टन आगे चला गया, वॉल्यूम बढ़ गया, गैस को जगह एक्स्ट्रा मिल गई, मतलब प्रेशर कम। तो ये ऐसा ये है हमारा पॉइंट सी। देखो इतना समझ में आया पहले, तो ए से शुरुआत किया, बी तक गए, वो समझा दिया, प्रेशर धीरे धीरे पिस्टन पे बढ़ रहा, गैस और ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी, और ज्यादा एक्सपांड होने की कोशिश करेगी, तो प्रेशर इस पे बढ़ते जाएगा। बी पॉइंट पे प्रेशर इतना हो गया कि वो पिस्टन को आगे धक्का मारे, पिस्टन आगे चला गया, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, पिस्टन यहां था अब यहां से यहां आ गया, यानी वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, ये यहां आ गया। तो पहले प्रेशर ज्यादा था, अब यहां पहुंच गए, यानी प्रेशर कम हो गया, पहले यहां थे यानी वॉल्यूम कम था, अब यहां आ गए यानी वॉल्यूम बढ़ गया। देख लो पहले, अभी गैस ने पिस्टन को आगे धक्का मारा है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ये वाले लाइन के लिए, वर्क इज डन बाय द गैस, गैस एक्सपांड हुई है, ठीक है, ये वर्ड याद रखना, बाय, वर्क इज डन बाय द गैस, गैस ने पिस्टन को आगे धक्का मारा है। देखिए देखो, लर्न नहीं करना बेटा, जो बता रहा हूं समझो, और ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वैसे वैसे ड्रॉ करते जाना, और वो लाइन लिखते जाना, ठीक है। फिर से बता देता, देखो पहले पिस्टन यहां, अब वो जगह नहीं बदलते, इसको रहने देते वहां पे, ठीक है। अब गैस हीट यहाँ पे थी, हीट एब्जॉर्ब कर रही, अब हीट एब्जॉर्ब हो रही तो गर्म हो रही, एक्सपांड होने की कोशिश करेगी, तो इस पे पिस्टन पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो हम प्रेशर बढ़ा रहे, वॉल्यूम उतना ही है, अभी पिस्टन मूव नहीं हुआ है, यहां पहुंच के प्रेशर इतना हो चुका है कि वो पिस्टन को आगे मूव कर सके, तो ये पिस्टन अब आगे मूव होगा, तो गैस ने पिस्टन को मूव किया है, वर्क इज डन बाय द गैस। अब हो गया है वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज मतलब प्रेशर डिक्रीज, ये ऐसा था। तो यहां थे तो वॉल्यूम यहां था समझो कम, अब यहां है मतलब यहां आ गए, तो इधर से इधर गए, मतलब वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज, प्रेशर यहां था अब नीचे आया यहां पे, तो प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। देखो ये दो पॉइंट देखो, फिर आगे चलो, अब पिस्टन आगे जा चुका है, बाहर निकल गया है, अब देखो अब गैस सडनली एक्सपांड हुई है तो ठंडी होंगी थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी ठंडी हुई है, अब इसकी हीट कहां जाएंगी, सराउंडिंग में जाएंगी, स्पार्क अब बंद हो गया, समझे, स्ट्रोक वाइज स्पार्क प्रोड्यूस होगा, कंटिन्यूअसली नहीं, ठीक है, स्ट्रोक वाइज। तो अब देखो इसको हटा देते हैं, ये है टेम्परेचर Tc, तो इसका एक्सपांशन हुआ है, गैस का एक्सपांशन हुआ है सडन, यानी टेम्परेचर कम हुआ, ठीक है, ये टेम्परेचर गैस का कम हो गया, ठीक है। अब थोड़ी हीट सराउंडिंग में भी एब्जॉर्ब हुई, तो हीट कम हुई है, टेम्परेचर कम हुआ है, तो गैस की एनर्जी निकल रही, तो गैस वापस कंप्रेस होने लगेगी थोड़ा सा, ठीक है। तो पहले पिस्टन पे वापस आना चाहिए ना यहाँ पे, तो वो बताता, देखो समझ में आ रहा है कितना, देखो तो अब हीट रिजेक्ट हो रही, तो हम ये बनाएंगे अब यहां से यहां ऐसा स्ट्रेट, वॉल्यूम कांस्टेंट है, अभी भी पिस्टन बाहर नहीं आया, सॉरी वापस अंदर नहीं आया, अब यहां से यहां तक तो समझ में आ गया, अब पिस्टन वापस अंदर आएगा, गैस हीट रिजेक्ट कर रही, हीट सडनली एक्सपांड हुई है, गैस थोड़ी ठंडी हो गई, फिर उसकी थोड़ी हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा, हमारा सिंक या हमारा सराउंडिंग, सिंक या सराउंडिंग उसकी हीट क्या करने वाला है, एब्जॉर्ब। तो अब हीट कम हो रही, यानी गैस वापस
कॉम्प्रेस होने वाली है, प्रेशर धीरे धीरे कम होगा, पर पिस्टन अभी वही है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है पर प्रेशर कम हुआ है। देखो प्रेशर यहां थे, अब यहां आ गए, प्रेशर कम, यहां पहुंच गए एट पॉइंट बी। पिस्टन अभी मूव नहीं हुआ है, पिस्टन वही है, पर गैस सडनली एक्सपांड हुई है, एक्सपांड होने की वजह से उसका टेम्परेचर कम हुआ है, गैस का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। अब किसी गैस का टेम्परेचर कम हुआ मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। एक्सपांड हुई थी, अब कॉन्ट्रैक्ट होंगी, समझ में आ रहा, ध्यान रखो। अब थोड़ी हीट सराउंडिंग में जा रही और गैस सडनली एक्सपांड हुई है तो उसका टेम्परेचर कम हुआ है, पर अभी भी पिस्टन वही है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, बट प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा, यानी इतना भी प्रेशर इसका कम नहीं हुआ है कि पिस्टन वापस उस गैस को कंप्रेस कर सके, पर धीरे धीरे प्रेशर कम हो रहा क्योंकि उसका टेम्परेचर कम हो रहा। पहले प्रेशर क्यों बढ़ा था? क्योंकि गैस ने हीट एब्जॉर्ब किया था और गैस एक्सपांड होने की कोशिश कर रही थी। अब गैस ठंडी हो रही, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रही वापस, तो प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा। ये देखो प्रेशर कम हो। अब देख रहे हैं, अब पिस्टन के पास इतनी ताकत है कि वो गैस को कंप्रेस कर दे। अब पिस्टन जो इधर गया था वो वापस अपनी जगह पर आएगा, यानी पिस्टन वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, यानी हम ए पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं। अब क्या हुआ है, वॉल्यूम हुआ है डिक्रीज, गैस को कंप्रेस कर दिया और फिर से प्रेशर हुआ है इंक्रीज। तो देखना यहां से इधर, तो यहां वॉल्यूम ज्यादा था, अब हम इधर से इधर आए हैं, मतलब इधर गए हैं, मतलब वॉल्यूम हुआ है डिक्रीज। अब यहां से यहां गए तो पहले प्रेशर ज्यादा था, अब प्रेशर कम, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, ऊपर गए ना, पहले प्रेशर कम था अब प्रेशर ज्यादा हो गया, ठीक है। तो हम वापस ए पॉइंट पे पहुंच गए, फिर यहां पे स्पार्क प्रोड्यूस होगा, फिर गैस हीट एब्जॉर्ब करेगी, फिर एक्सपांड होने की कोशिश करेंगे, इस पे प्रेशर बढ़ते जाएगा, फिर से वही लॉजिक, ये साइक्लिक प्रोसेस चलेगी। तो यहां जैसे लिखा था वर्क इज डन बाय द गैस, अब पिस्टन ने गैस को कंप्रेस किया है, तो यहां हम लिख सकते वर्क इज डन ऑन द गैस। अगर ग्राफ आया बनाने के लिए तो ये हीट एब्जॉर्ब, यहां हम लिखेंगे हीट सराउंडिंग हो गई, थोड़ी गैस ठंडी हो गई, यानी हम लिखेंगे हीट रिजेक्ट। ये सब मेंशन करना पड़ेगा। देखो साइकिल प्रॉपर समझ में आई थी, तो जैसे मैंने बताया वैसे वहां पे डायग्राम में देखते थे। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, पर देख लो समझ में आया कि एक बार फिर से रिवाइंड करके समझने की कोशिश करो, और नहीं समझ में आया बेटा मैंने फिर से बोला है कि आप लोग मेरे को कॉल कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पे डाल देना। देखो ये बन गई पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम साइक्लिक प्रोसेस है, जहां शुरू किए थे ए से वहीं वापस आ गए। इसका शेडेड रीजन निकाल लेंगे तो वर्क डन मिल जाएगा। क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव है, वो अभी काम नहीं पर इतना। यहाँ लिखा है वर्क इज डन बाय द गैस, क्योंकि एक्सपांशन हुआ है, ये कंप्रेशन हुआ है, तो वर्क इज डन ऑन द गैस, ठीक है। यहाँ चाहे तो लिख दो, यहाँ हुआ है एक्सपांशन, पिस्टन बाहर गया था, ये पिस्टन वापस अंदर आया है, यहाँ हुआ है कंप्रेशन। यहाँ हीट एब्जॉर्ब करके प्रेशर बढ़ा था, यहाँ हीट रिजेक्ट करके प्रेशर कम हुआ। तो समझने की कोशिश करो, लर्न मत करो, डायग्राम तुम लोग देख के बना ही लेंगे, पर सामने वाले में किसी ने पूछा कि क्या हो रहा ग्राफ में, तो आप लोगों को बताते आना चाहिए कि यहाँ से शुरू करके हम वापस वहां तक कैसे पहुंचे। देख लो एक बार फिर आगे चलो। तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुई थी ना, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ग्राफ को आगे लिख लो कि ये टेम्परेचर pH पे था कांस्टेंट। अब यहाँ से हीट रिजेक्ट होना चालू हो गई सराउंडिंग को, तो ये है टेम्परेचर PC, ये pH, ये PC, हीट रिजेक्टेड। फिर ये लिखना जरूरी नहीं है, पर लिख देंगे तो चलेगा। तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया, इसको हटाओ, ये भी हो गया। तो ये डायग्राम निकालने की जरूरत है, फिर से याद रखना इनिशियली हम ए से शुरुआत कर रहे हैं, गैस अंदर है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, अभी गैस हीट एब्जॉर्ब कर रही हीट, ठीक है। जैसे जैसे हीट एब्जॉर्ब होती जाएंगी प्रेशर बढ़ते जाएगा, क्योंकि गैस एक्सपांड होने की कोशिश करेगी, पर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है कि पिस्टन को पुश करके बाहर धक्का मार सके। तो देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाया है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है और प्रेशर क्या होते जा रहा है, इंक्रीज। अब बी पॉइंट पे गैस के पास इतना प्रेशर हो चुका है कि वो पिस्टन को बाहर धक्का मार दे, यानी अब गैस क्या हो रही, एक्सपांड। तो यहां से यहां तक हमने वही बताया है, एक्सपांशन। वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, क्योंकि गैस एक्सपांड हो गई। अब यहां पे क्या होगा, सडनली गैस एक्सपांड हुई है, यहां से वहां पहुंच चुके हैं हम लोग, गैस एक्सपांड हो गई।
अब गैस क्या करेंगी, हीट रिजेक्ट हो रही, सराउंडिंग में भी जा रही और सडनली एक्सपांड हुई है तो टेम्परेचर कम होगा। अब प्रेशर धीरे धीरे कम, क्योंकि गैस कूल हो रही तो ठंडी होगी तो कंप्रेस होगी, यानी प्रेशर धीरे धीरे कम। तो ये देखो हम प्रेशर धीरे धीरे कम कर रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब इतना ज्यादा प्रेशर कम हो चुका है कि ये पिस्टन वापस अंदर आ सके, तो गैस को वापस से हमने क्या किया है, कंप्रेस, वॉल्यूम डिक्रीज और प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, वही साइकिल फिर वापस से रिपीट। तो एक बार स्टार्टिंग से वापस देख ले रही, नहीं समझ में आए तो फिर देखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेफ्रिजरेटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये हमारा था हीट इंजन। ये देखिए, तो ये पीवी डायग्राम लर्न नहीं करना बेटा, उसके साथ जो लिखना है वो 3 मार्क के लिए आएगा अगर पूरा आया तो, और सिर्फ डायग्राम भी है तो ये सब लिखना है, वर्क इज डन बाय द गैस, वर्क इज डन ऑन द गैस, हीट रिजेक्टेड, हीट इज एब्सॉर्ब, ये सब मेंशन करना। टीएच टेंपरेचर हायर था, यहाँ टेंपरेचर कम, यानी ये टीसी पे, तो ये थोड़ा सा देखना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे रेफ्रिजरेटर से। ये देखो ठीक है। तो ये अच्छा एक चीज और ये याद रखना कि यहाँ और ये वाली केस में यहाँ पिस्टन बाहर मूव होने वाला है और हुआ नहीं है, तो अगर किसी ने पूछा A to B तो ये वाली केस में वर्क डन 0, यहाँ लिखा ही हमने वर्क इज डन बाय द गैस। अब यहाँ पिस्टन बाहर था, वापस अंदर आने की कोशिश कर रहा पर आया नहीं है अभी, तो यहाँ पे भी वर्क डन 0, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये दोनों जगह A to B और C to D में वर्क डन 0 है। यहाँ वर्क इज डन बाय द गैस, यहाँ है वर्क इज डन ऑन द गैस, कंप्रेशन। तो ये थोड़ा सा देखो, तो ये वाली केस में और ये वाली केस में वर्क डन 0। तो ये ग्राफ बेटा लर्न नहीं करना, एक बार लगे तो फिर से देख लेना, ये डायग्राम के साथ समझाने की कोशिश किया है, समझो उसमें क्या होगा और फिर लिखना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो याद रखना A to B और C to D पिस्टन मूव नहीं हो रहा, यहाँ एक्सपांड होने की कोशिश कर रहा पर मूव नहीं हो रहा, यहाँ कंप्रेस होने की कोशिश कर रहा बट मूव नहीं हो रहा, गैस का प्रेशर इतना कम नहीं है कि वो वापस अंदर आ सके पिस्टन, तो प्रेशर धीरे धीरे कम हुआ, अब प्रेशर इतना कम हो गया कि पिस्टन वापस अंदर आ सके, गैस को कंप्रेस कर सके। तो ये वाली केस में अभी मूव नहीं हुआ है पिस्टन, और यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे आने के बाद वो मूव होगा ऐसे, और यहाँ आने के बाद मूव होगा, तो यहाँ पे वर्क डन 0 और यहाँ पे वर्क डन 0। ग्राफ देख लेना, ग्राफ जब आए तो ये तो डायग्राम मैंने समझाने के लिए आप लोग को बताया है, डायग्राम नहीं है, सिर्फ ग्राफ भी आ सकता है 2 मार्क के लिए, पूरा लिखने के लिए आया तो 3 मार्क के लिए। तो ये सब लेबलिंग करना उसमें ग्राफ में, ठीक है। और शेडेड रीजन अगर यहाँ निकालो तो मिल जाएगा आपको टोटल वाटर। इफिशिएंसी का फॉर्मूला याद रखना, ये हमारा हो गया हीट इंजन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, देख लो।